आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ, अनुज गुप्ता हैं मार्केट एक्सपर्ट, बीबी मेहता साहब हैं ईडी हैं एससीए के, और नीरव देसाई हैं जीजीएन रिसर्च के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। वैसे दो खबरें हैं एग्री मार्केट से जुड़ी हुई। एक तो सोइंग को लेकर रिपोर्ट आई है और दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो बहुत चौंकाने वाली खबर है कि सोने चांदी पर सोया तेल भारी पड़ गया है। जी हाँ, 2025 में अब तक सोया तेल के दाम 30% से ज़्यादा बढ़े हैं और रिटर्न में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा या ट्रेड के लिए, उसने सोना चांदी और कॉपर को पीछे छोड़ दिया है। जून में सोयाबीन तेल की कीमत मंथली बेसिस पे करीब करीब 12% बढ़ी है, सोयाबीन मील की कीमत 8% घटी है और उसके मुकाबले जो बाकी चीज़ों के दाम हैं अगर कंपेयर करें तो उस पर सोया तेल भारी पड़ा है। मेहता जी, पहला सवाल तो सर आपसे ही, क्यों भारी पड़ गए सर आप सोने चांदी पर? अरे वो मेरा सब्जेक्ट है, एकरेज की बात कीजिए। सोना चांदी वाले तो बैठे हैं बीरेन भाई। नहीं एकरेज पे तो आएंगे सर, मतलब ये आपका आपने आउट परफॉर्म किया है। मैं मतलब सोना चांदी और तेल की कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, दो अलग कमोडिटी है साहब। बीरेन भाई तो सर्व में है, नहीं तो चलिए, ज्यादा अच्छी कमेंट दे पाएंगे। नहीं ठीक है, कंपेयर नहीं करना है सर। मैं तो आपके सब्जेक्ट पे पूछ रहा हूँ कि सोया तेल के दाम इतने कैसे बढ़ गए? देखिए, देयर आर टू रीजंस। हम्म पहले हमारे जो ड्यूटी कम हुई हम्म तो डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट आई थी। बाद में जो इजराइल और ईरान का वॉर हुआ तो जितनी ड्यूटी का कटौती होती उससे ज्यादा बढ़ गई। और आज भी देखे जो मई महीने और टुडे का अगर सोयाबीन के दाम देखे तो कम से $50 बढ़े हुए हैं। तो इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़े हुए, और अगर इंटरनेशनल मार्केट से बढ़े तो लोकल में भी उसकी इम्पैक्ट आती है। वो रीजन है वॉर, ड्यूटी कट। जो ड्यूटी कट का बेनिफिट मिला वॉर ने छीन लिया, और आज जो वॉर के पहले नहीं, ड्यूटी के पहले भी जो भाव थे उससे भी ज्यादा बन गया है। और ठीक बात। दूसरा जो एक फैक्टर है हाँ वो सोयाबीन मिल की जो एक्सपोर्ट है, तो ऑयल मिल के जो एक्सपोर्ट में जो आज दिक्कत आ रही है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तेल के दाम पे। आज पूरा प्रेशर तेल पे आ रहा है। नहीं तो क्या होता है, जब इस सीट के दाम है, सीट के दाम में पहले क्या देखते हैं, ऑयल में क्या मिलेगा, मिल में क्या मिलेगा, बेस में सीट के दाम रहते थे। अभी सीट तेल तो इधर ही, पर सीट नीचे चला, अपने मिल नीचे चला गया। उसके वजह से आज ओवरऑल सीट के दाम कम है। अच्छा जी, ओके। तो ये आपने बताया। हमारे साथ नीरव देसाई भी हैं। नीरव जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए सर, आप लोग महंगे हो गए गोल्ड के मुकाबले, सिल्वर के मुकाबले, कॉपर के मुकाबले? नहीं, देखिए ओवरऑल मार्केट, जैसे कि मेहता जी ने कहा, बहुत सही कहा, ये ड्यूटी रिडक्शंस के बाद मार्केट ने इमीडिएटली पूरा ड्यूटी रिडक्शन का बेनिफिट मार्केट को पास ऑन किया। बट ईरान इजराइल वॉर के कारण फिर कमोडिटीज में सब में तेजी आना चालू हुई। और सोयाबीन ऑयल की जहां हम बात करें तो $1,060-70 C&F वैल्यूज का नियर बाय कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आज की तारीख में $11.45-50 का हो गया। तो करीब करीब 50 से 60-65 डॉलर की तेजी उस प्रोडक्ट में आई है। आज अगर हम देखें तो सोया मील का या कोई भी प्रोडक्ट मील का भी एक्सपोर्ट थोड़ा कम है, तो भार पूरा ऑयल पे आ रहा है। वो भी बात उनकी एकदम परफेक्ट है। सो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट और डायनेमिक्स ऑफ मील एक्सपोर्ट ने ये चीज का असर किया है। साथ ही में थोड़ा सा डोमेस्टिक ऑयल्स में हम देखें तो हमारे डोमेस्टिक ऑयल सब महंगे होते जा रहे हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल है या आज ग्राउंडनट ऑयल है, इनके प्राइसेस भी आप देखेंगे तो पिछले 2-3 हफ्तों में माल की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण भी ये थोड़ा सा रैली करा है। तो आज इंपोर्टेड ऑयल्स को ऑलरेडी सस्ते हैं, तो उस चीज को तो उस चीज का मैं बोलूँगा अप्रिसिएशन भी मिलता है और C&F वैल्यूज भी मिलता है। बट सामने ये भी है कि पाम ऑयल काफी रीजनेबली अवेलेबल है। आज भी $1,025 का नियर बाय पाम ऑयल $1,055 ही है। और इंडिया पाम का इंपोर्ट अच्छा कर रहा है, तो आने वाले समय में पाम के इंपोर्ट से भी यहाँ पे प्राइजेस काफी कंट्रोल में रहने चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी है, आप कह रहे हैं कि पाम तेल के दाम कंट्रोल में रहेंगे। अच्छा मेहता जी, मैं सोइंग पे आऊँ उससे पहले एक सवाल आपसे और सर। एक रिपोर्ट और आई है कि ऑयल और शुगर का कंजम्पशन कम हो रहा है। लोग बहुत हेल्थ को लेकर जागरूक हो गए हैं। पहले मैं आगे का सवाल थोड़ा एक और ऐड कर दूं। हाँ
चाहे क्या क्या भी हो, आज सोयाबीन के भाव जो मई में थे सोयाबीन ऑयल का, हम्म। उसे 7 रुपये कम हुए। तो अच्छा। इंडस्ट्री ने जो जो भी फायदा मिला पास ऑन किया है। हम्म। तभी 1,26,000 था, अभी 1,19,000 है। आई एम टॉकिंग 10th में, या ड्यूटी के पहले और अभी का जो है, उसमें फर्क पड़ा है। 7,000 रुपया सोयाबीन ऑयल सस्ता हुआ है, वो मैं बताना चाहता हूँ। अभी दूसरा आपने जो पूछा कि खपत कम क्यों हो रही है, देर आर नंबर ऑफ रीजन है। हम्म। एक तो पहले इस दफा समर स्टार्टेड फ्रॉम द 15 फरवरी से। अच्छा। नॉर्मल होली के बाद गर्मी चालू होती है। तो जब भी हम्म। गर्मी की मौसम होती है तो डेफिनेटली कंजम्पशन कम होता है। दैट इज वन फैक्टर। हम्म। सेकंड फैक्टर, हाई प्राइस। आज 1,000 1,200 का सोयाबीन, उसमें ड्यूटी मिला के 130 140 रुपये लीटर मिल रहा था। तो डेफिनेटली जो लोअर स्टेटस सोसाइटी है या तो बीपीएल है, वहां कंजप्शन कम होता ही है। तीसरा फैक्टर जो मोदी साहब ने अपील की कि 10% तेल कम खाओ, मैं मानता हूं कि अपील का कोई ज्यादा वो फर्क पड़ता होगा, क्योंकि जो लोग तेल खाते हैं वो तेल खाते ही रहते हैं। ऐसा तो सिर्फ है। हाँ, हम और आप जैसे लोगों को तेल कम खाना चाहिए, मोदी साहब ने बोला हमारे लिए है। मजदूर के लिए नहीं है, यंग पीपल के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, हमारे लिए जो है सेडेटरी लाइफस्टाइल है, उनको 10% कम खाना चाहिए। बड़ा अच्छा सूजन है और अच्छा। वी मस्ट अप्रिशिएट इट। पर उसके वजह से डिमांड सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा, आपको सर देख के लगता है कि आप 10 नहीं 20% कम खाते हैं तेल। आपके हेल्थ को देख कर लगता है। लेकिन बीरेन जी भी हंस रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तभी सर आपके सेहत का राज यही है, तंदुरुस्ती का राज। खैर ठीक है, लेकिन नीरव जी क्या आपको भी लगता है कि कंजम्पशन कुछ और कम होने वाला है सर आने वाले वक्त में एडिबल ऑयल का? नहीं, कंजम्पशन एडिबल ऑयल का आने वाले वक्त में कोई ज़्यादा कम होने वाला ऐसी सिचुएशन नहीं है। बट ये जरूर है कि जब भी तेल बहुत सस्ता होता है, तो 2 सालों पहले हमने जब एकदम सस्ता तेल देखा तो तब ऑलरेडी काफ़ी अच्छा डिमांड ग्रोथ हमने देखा था। उस साल में करीब करीब 23 के ईयर में अबाउट 9 to 10% का कंजम्पशन ग्रोथ हुआ था। यस, उस साल बायोडीजल का भी प्रोग्राम इंडिया का अच्छा चला था, पर साथ में एडिबल कंजम्पशन भी बढ़ा था। अब क्या होता है, बेस नंबर जब बढ़ते जाता है तो फिर नई फर्दर ग्रोथ नंबर्स बड़े आना वो इजी नहीं रहता है। तो ये करंट ईयर में हम ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ उतनी ज्यादा बड़ी हमको नहीं दिख रही है। बट ऑलरेडी हमने गए सालों में काफी ग्रोथ देखी हुई है, और प्राइजेस भी मैं बोलूंगा कि एकदम सस्ते लेवल पे नहीं है। मैं महंगे तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि 10 साल तक ऑयल के प्राइजेस नियरली इसी रेंज में रहे। दूसरी कमोडिटीज की हम बात करें तो वो 2 से 3 गुना हो गई है। एडिबल ऑयल तो पिछले 10 साल में कोई हार्डली 30% का एप्रिसिएशन ले पाया है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी बन रही है। लेकिन अब आते हैं सोइंग के आंकड़ों पर। और जो सोइंग के ताज़ा आंकड़े हैं उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि तिलहन की सोइंग जो है वो ओवरऑल 14% बढ़ी है, और सोयाबीन की बुआई का रकबा 4% बढ़ा है। अब जरा मेहता जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सोइंग शुरू होने से पहले ये बात हो रही थी कि इस बार पूरे सीजन में सोयाबीन के दाम बहुत नीचे रहे एमएसपी से, तो हो सकता है कि सोयाबीन की बुआई का रकबा कुछ घटे और दूसरी क्रॉप में शिफ्ट हो, लेकिन आंकड़ों में ये दिख नहीं रहा है। इसके पीछे की वजह? पहले तो जो आप भी और हम सब सोच रहे थे कि मक्का के वजह से सोयाबीन का एकरेज कम होगा, हाँ। मगर आज मक्का का एकरेज बढ़ा नहीं है। सोयाबीन का एकरेज आप देखें तो कम से कम काफी सोयाबीन का भी बढ़ा है, 4.5% सोयाबीन का भी बढ़ा है। और साथ में आप देखिए, एक रीजन जो लग रहा है, जो गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर कर दी 5,328, वो एक रीजन है कि किसान को ऐसा लगा कि अगर गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर की तो इससे पैसा मिलेगी। वो एक वजह है, उसके लिए सोयाबीन का एकरेज बढ़ा है। नहीं तो कम होना था, सब हम जानते थे कि मक्का के वजह से सारे गए। और एक सरप्राइजिंगली आज पल्सेस का एकरेज बढ़ा, कॉटन का बढ़ा, ऑयलसीड का, सबका एकरेज बढ़ा है। मगर जो बाकी के जो मक्का का एकरेज वो ही रहा है। तो कहां से नया आइडिया आएगा? तो जब तक नया, जब पूरा 100%, अभी तो जब 50% एकरेज का डेटा अपने सामने है, जब भी 100% डेटा सामने आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि कितना किसमें क्या है। पर ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन में जब भी अब 100% डेटा आ जाएंगे, लास्ट ईयर 127 लाख हेक्टर था, हो सकता है 2-5 लाख हेक्टर कम हो, ऐसा लग रहा है। एमपी में शायद कम हो, पर शायद गुजरात कर्नाटक में बढ़ रहा है। वो सब मिलाकर फिर भी
चार पांच लाख हेक्टेयर कम हुए तो आई वोंट बी सरप्राइज यार। हाँ जी। ओके, बीरेन जी आपका क्या व्यू सर इस सोइंग के आंकड़ों पर? गुजरात में मूंगफली का सोइंग काफी इम्प्रेसिव है, क्योंकि एमएसपी में काफी अच्छी बढ़त की गई थी। और बारिश का जो पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग है, वो सभी मूंगफली के लिए काफी बढ़िया है। साथ ही साथ मूंगफली तूर की जो रिले क्रॉप होती है, तो उसके कारण भी फार्मर की प्रेफर्ड चॉइस मूंगफली रही है। सोयाबीन में भी रकबा गुजरात में तो बढ़ा है, क्योंकि सोयाबीन की खेती काफी कम खर्चा वाली खेती है, तो आजकल उस पे भी थोड़ा फोकस रहा है। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी बन रही है। अच्छा नीरज जी आपका क्या व्यू? आप तो इंदौर से हैं और आप एमपी तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है सोयाबीन का। आप जरा बताइए कि क्या ऐसा क्या है कि किसानों का मोह सोयाबीन से भंग नहीं हो पा रहा है दाम कम होने के बावजूद? देखिए, दो तीन चीजें। एक तो ये देखना रहेगा कि फाइनली एकरेज क्या आता है, जैसे मेहता जी ने कहा, क्योंकि थोड़ा एमपी में, पर्टिकुलरली इंदौर आसपास में, वेस्ट एमपी की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ प्रॉपर रेंज 20 जून के बाद ही आई, तो मेजर सोइंग उसके बाद ही हुई। और गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग में मैं मानता हूँ 15 दिन का लैग रहता है, तो आने वाले 2 वीक के रिपोर्टिंग में हमको क्लियरिटी आएगी कि फाइनली क्या एकरेज बढ़ रहा है। साथ में यहाँ मालवा में एक ऐसा जरूर है कि कुछ किसान फिक्स है कि वो सोयाबीन जितना लेते हैं उतना लेते ही हैं, तो वो एक पैटर्न फिक्स है। और साथ ही में यस, एमएसपी जो इन्होंने बढ़ाई है वो भी, और कम से कम पहला बार ये हुआ है कि इतने सालों में सोयाबीन सरकार ने एक्चुअली एमएसपी पे खरीदी हो, तो 20 लाख टन की खरीदी का भी थोड़ा ये इम्पैक्ट हो सकता है कि जो इसके बेनिफिशियरी रहे हों उन किसानों को कम से कम ये मनोबल है कि भाई सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है और सरकार का खरीद रही। क्योंकि पिछले 8-10 साल के रिकॉर्ड में आप देखिए, सरसों कई बार सरकार ने स्टॉक करी पर सोयाबीन कभी स्टॉक नहीं करी। इस बार जबकि उन्होंने एक अच्छी मात्रा में 20 लाख टन करा, तो ये भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। बट मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा रकबा इंक्रीज होने के चांस तो कम है सोयाबीन में। नेट नेट जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तब कोई छोटा मोटा हल्का रिडक्शन या सेम एकरेज रहने की सिचुएशन रह सकती है। अच्छा, तो आप कहें कि ओवरऑल सेम रहेगा या थोड़ी सी गिरावट हम ओवरऑल आंकड़ों में देखेंगे? आपका भी कुछ ऐसा ही अनुमान मेहता जी? नहीं, बस वही तो मैं बता, लास्ट 1,27,000 हेक्टर था। ऐसा हो सकता है कि 2-5 लाख कम हो, और जब भी फाइनल नंबर आएगा तभी पता चलेगा। क्योंकि किसान के पास चॉइस भी होना चाहिए। अगर किसान सोयाबीन से निकल के दूसरे में जाना है, उसके पास चॉइस होनी चाहिए, वो नहीं, इसके लिए वो कंटिन्यू कर लेते। और मेरा लगता है कि जो एमएसपी इज ए फैक्टर, जैसे नीरो ने बोला 20 लाख हेक्टर 20 लाख टन आज परचेस किया, तो अगले साल भी करेंगे। तो आज 5,300 जो भाव मिल रहा है, अच्छे भाव मिलेगी किसान को, तो डेफिनेटली इसकी वो भी एक वजह है। अच्छा, क्विकली एक सवाल और मेहता जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, चूंकि अभी बहुत बड़ी डिबेट इस बात पे है कि अमेरिका के साथ भारत की एग्री ट्रेड डील क्या होगी। ओवरऑल डील को लेकर तो चर्चा है, लेकिन एग्री मार्केट पर बड़ा फोकस है, क्योंकि अमेरिका की बहुत पैनी नज़र है इंडियन एग्री मार्केट पर। वो जीएम सोयाबीन का एक्सपोर्ट करना चाहता है, मक्के का एक्सपोर्ट करना चाहता है, एथनॉल का एक्सपोर्ट करना चाहता है, डेयरी प्रोडक्ट का करना चाहता है। मैं सोयाबीन से ही आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, आपका टेक क्या है इसमें? नहीं, देखिए, सोयाबीन वी आर सरप्लस है, जो हमारे पास मिल है, वी आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट। अगर आप देखिए 115-20 लाख का क्रॉप में नेट 100 लाख टन क्रॉस कर रहा है, तो 80 लाख टन सोयाबीन मिल मिल रहा है। 60 लाख टन आपको कैटल फीड, पोल्ट्री फीड में जाएगा। 20 लाख टन आपको एक्सपोर्ट करना है, वो भी नहीं होगा क्योंकि डीडीजीएस मार रहा है आपको ऊपर से। तो भाई आपका खुद का सोयाबीन मिल एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो कहां से आप, अगर अमेरिका का जीएम सोयाबीन मिल आएगा तो it will create a more problem for the farmer and the industry। वो बड़ा प्रॉब्लम है। सेम में मक्का का है, मक्का में ऐसा सुन रहा है कि इथेनॉल के लिए एक्चुअली जो कंडीशन में मक्का अगर अलाउ कर दिया तो उसका जो साइड इफेक्ट ये होगा कि यू आर प्रोड्यूसिंग मोर डीटीजीएस एंड दैट विल हीट द कंजम्पशन ऑफ द राइस ब्रान एक्सट्रैक्शन एंड द रेपसीड मिल। तो मक्का इंपोर्ट होगा, ये तो सोयाबीन मिल होगा तो तकलीफ देगा। और सोयाबीन का अभी तक नहीं लगता है, क्योंकि सोयाबीन जीएम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्लियर है कि नो जीएम प्रोडक्ट्स शुड बी अलाउ। तो लगता है सोयाबीन नहीं आ सकता है, मिल का शायद हो सकता है, बट यहाँ मिल इतना सरप्लस है तो ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि देन इट विल नॉट बी कॉम्पिटिटिव। अगर मिल खोल दिया तो आज की दिन में कॉम्पिटिटिव नहीं है कि वहां से ठीक है,
इस पर नीरव जी आपका टेक? नहीं, मुझे क्लियरली लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज पे नेगोशिएट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें 2-3 पॉलिसी आ रही है। ये हमारा बहुत बड़ा लेबर इंटेंसिव और बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर। सेकंड, जीएमओ में हमारी पॉलिसी अभी तक कितनी बार टेस्ट हुई, हमने जीएमओ अलाउ नहीं किया है। तीसरी बात ये है कि आज हमारे लिए ऑलरेडी सोयाबीन सेक्टर में हम एमएसपी पे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं प्राइजेस को, और ना हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट है एडिशनल सोयाबीन की। नेट हमारा जो भी क्रॉप हो रहा है उसमें से हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट ही करते हैं मील। तो तीनों चीजें कहीं ना कहीं फेवर नहीं कर रही इस पॉलिसी को कि हम एक्सेप्ट करें। तो मुझे डिफिकल्ट दिख रहा है कि सोयाबीन सेक्टर में इस चीज का है। बीच में बात लोग कर रहे थे कि इथेनॉल के लिए ओनली फॉर बायोफ्यूल पर्पसेस कौन को या इसको किसी को करें, तो ऐसी कोई पॉलिसी जो विन विन हो यूएस और इंडिया के लिए, उसके लिए शायद इंडियन गवर्नमेंट अग्री भी करे। बट सोयाबीन के केस में तो मुझे कोई चांस लगता नहीं लगता। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया नीरव जी आपका, मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि मार्केट में इस वक्त क्या मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आज के बाजार में क्या कुछ होगा। बीरेन जी, आपका व्यू सर, मैं जानना चाहता हूं गोल्ड मार्केट के ऊपर। मार्केट थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है, कुछ जोश की उम्मीद है या आपको लगता है कि अभी रेंज बाउंड ही रहेगा? टैरिफ का प्रीमियम और वॉर प्रीमियम दोनों फेड हो गए हैं, तो यहाँ से हम थोड़ा और भी करेक्शन डाउनसाइड का देखेंगे। टेम्पररी ऐसा लग रहा है कि 97,500 टॉप बन गया है। गोइंग फॉरवर्ड 95,600 96,000 के आसपास, यहाँ से 800,000 रुपये नीचे हम जाएंगे। 800,000 रुपये आप करें कि नीचे जाएंगे। ठीक है, आपका व्यू अनुज जी, आपका व्यू सर गोल्ड पर? देखिए मिथुन जी, गुड इवनिंग। हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जो प्रीमियम्स है वो कम हुए हैं। तो हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में गिरावट आ सकती है, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 97,600 पे लगाएं। टारगेट लग रहा है कि नीचे 95,500 तक आ सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि $3260-3250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटीमेंट अभी थोड़े से डाउन है, और जो प्रीमियम कम हुआ है उसकी वजह से कुछ प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पर आ सकती है। ओके, ठीक है, तो इस पर आपकी राय महत्वपूर्ण है कि 96,500 के आसपास अभी गोल्ड का प्राइस है और 500 रुपये नीचे ट्रेड हो रहा है। चांदी पर बीरेन जी आपका व्यू? सिल्वर में आज काफी दबाव है, गोल्ड के मुकाबले वो काफी कमजोर है। तो यहाँ मैं 1,08,000 के आसपास शॉर्ट साइड देख रहा हूँ। 1,09,500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 1,05,000 के आसपास रख सकते हैं। ओके, अच्छा, क्रूड में आज सुबह थोड़ी गिरावट थी, उसके बाद रिकवरी आ गई। हालांकि ओपेक प्लस ने अगस्त के महीने में ज़्यादा उत्पादन बढ़ोतरी का फैसला लिया है। क्या लगता है आपको अनुज जी क्रूड में? देखिए, क्रूड में सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन बढ़ाया है ओपेक प्लस मेंबर्स ने, वो एक थोड़ा सा नेगेटिव है प्राइसेस के लिए। वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज किया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड में सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी आ सकती है। सप्लाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्राइसेस में इंपैक्ट होगा। डिमांड हम देख रहे हैं कि अभी भी उतनी नहीं है जितना होना चाहिए, तो उसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर है। तो क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेगी। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 5800 के आसपास बिकवाली करें, 5870 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5600 तक का टारगेट देखा जा सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में हमें लग रहा है कि $62 से लेकर $60 तक के लेवल ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इस पर आप नजर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सवाल जवाब। विष्णु है हमारे साथ राजस्थान से, पूछिए विष्णु जी। सर, मेरा सवाल वीरेंद्र जी से है ग्वार के ऊपर। आने वाले 2-3 महीने में ग्वार में क्या रहेगा? आने वाले 2-3 महीने में ग्वार में क्या रहेगा? ओके, ठीक है, बताइए वीरेंद्र जी। ग्वार में 5500 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वो लेवल पे मैं 5450-5500 के लेवल के आसपास अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। 5750 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑब्जेक्टिव हम 5180-5250 के बीच रख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। नेक्स्ट कॉलर हरि भाऊ जाधव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए सर। ये जो आप सोयाबीन का जो यूरिया बता रहे हैं, वैसे तो यूरिया इधर कम होने वाला है डिस्ट्रिक्ट में, तो आप कम होने वाला है। गवर्नमेंट यूरिया बढ़ने का बात करेंगे, यूरिया बढ़। बताइए बीरेन जी, वो कह रहे हैं कि एरिया कम होने वाला है इस बार। अब फाइनल एकरेज जो भी आए, बट अभी का जो रुझान है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड है, क्योंकि एमएसपी काफी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है अच्छी मात्रा में, करीबन 400 रुपया की बढ़ोतरी हुई है।
तो और सोयाबीन की खेती कम खर्च वाली है, इसलिए भी शायद फार्मर का रुझान रहा होगा। फाइनल नंबर 20-25 दिन में क्लियर हो जाएंगे। ओके, फाइनल नंबर आप कह रहे हैं कि 20 से 25 दिन में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और कॉलर का। राजू हमारे साथ हैं, पूछिए राजू जी। सर मुझे ये पूछना था, मुझे एक सेकंड लॉट ऐड करना था। जैसे सैलॉन राइस की अभी क्रूड ऑयल पे मैंने सुना आपका, तो 5725 रुपए से एक लॉट शॉर्ट किया हुआ है, तो दूसरा लॉट कहाँ से शॉर्ट करने के लिए मैं और आगे के लेवल्स देख सकता हूँ? बताइए अनुज जी। देखिए अगला लेवल मुझे लग रहा है कि 5800 के आसपास मिले तो वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि $68 जो है वो एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। 68 और $70 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इंटरनेशनल टर्म्स में। तो अगर आपको $68 के आसपास मिले तो वहां पर आप अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि 62 से लेकर $60 तक मीन्स करीबन 5600 के आसपास तक के लेवल आपको मिल सकते हैं। ओके ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि किस तरह का ट्रेड आपको इसमें कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट कॉलर दिनेश हैं महाराष्ट्र से, पूछिए दिनेश जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। ये कपास पर सवाल था सर, इसमें कपास के लिए अगस्त और सितंबर का आउटलुक क्या लगता है दिवाली? अगस्त और सितंबर का आउटलुक कपास कली का बताइए बीरेन जी, क्या लगता है सर? फिजिकल कपास खली थोड़ा मजबूत रहेगी टेम्पररी, बट आफ्टर सितंबर, मिड सितंबर के बाद इसमें नई फसल का प्रेशर थोड़ा दिखने लगेगा, तो उसके पहले निकल जाना चाहिए। अच्छा, उसके पहले आप करें कि निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, शुक्रिया अनुज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।